हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्राइट क्लासेस। चैनल ड्राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 में चैप्टर है 25 सॉल्यूशन। क्लियर है? और वीडियो सीरीज है टीएच का यानी कि थ्योरी का 18 तक आप लोगों ने देख लिया है। क्लियर है? अब पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था यानी कि VSTH 18 में वो बताया था हेनरी लॉ में बताया था कि मास ऑफ द जो गैस है, मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना प्रेशर है उसी के अकॉर्डिंग मास डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व मास ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है? उन्हीं के ज़माने में यानी कंटेम्पररी थे, हेनरी के समकालीन थे, उसी काल के रहने वाले थे डाल्टन साहब। इन्होंने भी एक लॉ दिया था इंडिपेंडेंटली डाल्टन साहब ने कहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है? तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन solubility of gas in a liquid, solubility of gas in a liquid solution, in a liquid solution is directly proportional to pressure, partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। डाल्टन कहते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड सॉल्यूशन में किस पर निर्भर कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखिए, दोनों में एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है सो सुनिए। डाल्टन साहब का कहना यह है कि अगर मान लेते हैं मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया जो कि डिसोल्यूशन होगा, जिसमें गैस डिसॉल्व करेगा, और ये मैंने बंद कर दिया, इसके अंदर गैस है। कौन गैस है? N2 भी है, O2 भी है, CO2 है, ऐसे गैस है। अब ये बताइए, क्या N2, O2, CO2 गैस सभी गैस मिलकर के एक टोटल प्रेशर जनरेट कर रहे होंगे? क्या जनरेट कर रहे होंगे? टोटल प्रेशर, जो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2, समेशन ऑफ ऑल दीज प्रेशर विल प्रोवाइड टोटल प्रेशर। तो इस बंद डिब्बे में टोटल प्रेशर क्या होगा? सभी पार्शियल प्रेशर का समेशन होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 में जो डिजॉल्व होगा वो किसके अकॉर्डिंग डिजॉल्व होगा? टोटल प्रेशर के या पार्शियल प्रेशर के? तो डाल्टन साहब कंक्लूड किए थे, या उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ PN2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नॉट टोटल प्रेशर। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन depends on partial pressure of O2, not total pressure. Similarly, partial pressure of CO2 is responsible for solubility of CO2 gas. कहने का ये मतलब है कि टोटल प्रेशर पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि किस पर निर्भर करेगा? पार्शियल प्रेशर पर। तो ये डाल्टन साहब ने इंडिपेंडेंटली दिया था। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं। लिखिए, solubility is proportional to partial pressure of partial pressure of
partial pressure of solubility is proportional to partial pressure of solubility is proportional to partial pressure of gas. Partial pressure of gas. Partial pressure of gas. क्या मतलब? This implies solubility of N2. Solubility of N2 is proportional to partial pressure of N2. Solubility of O2 is proportional to PO2. Solubility of CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डाल्टन साहब ने दिया था. क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोल. हेनरी लॉ को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल. लिखेगा हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल. हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल. लिखेगा हेनरी लॉ in terms of mole. Henry law in terms of mole. In terms of mole fraction, in fact. In terms of mole fraction. In terms of mole fraction. In terms of mole fraction. Henry's law in terms of mole fraction. मोल फ्रैक्शन के टर्म में हेनरी लॉ. मान लेते हैं लेट W1 की जगह M1 कर लें. M1 is equal to mass of solvent. M2 is equal to mass of solute. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट. V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट. T इज इक्वल टू टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है. ऐसे कंडीशंस में हेनरी लॉ, according to Henry law, according to Henry's law क्या हो जाएगा? According to Henry's law, M2 is proportional to P. ये हो जाएगा ना. अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करते हैं तो M2 इज इक्वल टू K इंटू P, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा हम इसमें बदलाव करते हैं. क्या बदलाव करते हैं? दोनों तरफ हम M1 से डिवाइड कर देते हैं. हम इसे लिख सकते हैं M2 अपॉन M1 बराबर K अपॉन M1 इंटू P. अब ये बताइए M1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द. M1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट. ये क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा ना. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो मास भी कांस्टेंट होगा. तो निश्चित सी बात है कि ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट बाय कांस्टेंट होता है कांस्टेंट. दिस इंप्लाइज M2 बाई M1 इज इक्वल टू K डैश इंटू P, वेयर K डैश इज इक्वल टू K अपॉन M1. समझ में आ रही बात? मैं हेनरी लॉ को मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले जाना चाहता हूं. इसके लिए हम लोग 1 by 1
वर्कआउट कर रहे हैं, 1 by 1 वर्कआउट कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, मैंने क्या किया, M2 अपॉन M1 इंटू M1 अपॉन M2 से गुना कर दिया। इधर भी K डैश इंटू P इंटू M1 बाई M2 से गुना कर दिया। M1 M2 क्या है, वेयर M1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने ये डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर ही सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अगर दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया तो आप ये बताइए मोलर मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होगा, कांस्टेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अब देखिए मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करता हूं, मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करता हूं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, M2 बाई M2 अपॉन M1 बाई M1 इज इक्वल टू K डैश इंटू M1 बाई M2 इंटू P, आराम से लिख सकता हूं। क्लियर है? ये M2 बाई M2 क्या हो गया, N2 यानी नंबर ऑफ मोल, N2, और ये क्या हो गया N1, N2 बाई N1 बराबर K डबल डैश इंटू P। ठीक है, जहां K डबल डैश का मतलब है K डैश इंटू M1 अपॉन M2, ये कांस्टेंट, ये दोनों भी कांस्टेंट, तो इन सब का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। क्लियर है? N2 क्या है, वेयर N2 इज इक्वल टू number of mole, where N2 is equal to number of mole of solute, number of mole of solute, N2 is equal to number of mole of solute, and N1 is equal to number of mole of solvent, number of mole of solvent, N1 is equal to number of mole of solvent। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ मोल के टर्म में, अभी नंबर ऑफ मोल के टर्म में और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है। क्लियर है? इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानकर रुके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। क्लियर है? अब थोड़ा एक डिस्कशन करते हैं। सिंस ये है सॉल्यूट, SOLUT, सॉल्यूट, बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये हो जाएगा ना, N2 अपॉन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अच्छा, एक बात बताइए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 is much greater than, नहीं, N1 is much greater than N2, so N1 plus N2 is almost equal to N1, almost equal to N1। क्लियर है? तो क्या हम लिख सकते हैं, this implies, we can write, this implies mole fraction of solute is equal to N2 by N1, mole fraction of solute is equal to N2 by N1 लिख सकते हैं बड़े आसानी से। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में N2 by N1 के बदले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिखिएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें। लिखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ 2
put the value of 2 in equation 1. In equation 1 क्या हो जाएगा? This implies chi solute is equal to k double dash into p. k double dash into p है कि नहीं? अगर हम इसी को इस तरीके से लिखें, this implies p is equal to 1 by k double dash into chi solute है कि नहीं? आगे लिखिएगा p is equal to kh into chi solute where kh is equal to 1 by k double dash. तो ये मुझे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बीच में एक रिलेशन मिल गया. इसे हम लोग हेनरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ कह सकते हैं. मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ, of Henry's law in terms of mole fraction. In terms of mole fraction. In terms of mole fraction. मोल फ्रैक्शन के टर्म. क्लियर है? तो इस तरीके से आपको प्रेशर मिल गया, ये एक रिलेशन हो गया. तो हेनरीज लॉ के जो मैक्सिमम आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल आता है वो इसी फार्मूले पर आता है. ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आपने हेनरी लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देख लिया. कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के ए. ये जो के एच है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच यानी हेनरी कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच. के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट. हेनरी कांस्टेंट. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. पहला देखिए, फर्स्ट पॉइंट, मुझे मालूम है P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. ये मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्यूट का. मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्यूट का. अब ये बताइए मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस. यूनिटलेस क्या मतलब हुआ? यूनिट ऑफ KH would be equal to pressure. यूनिट ऑफ KH would be equal to pressure. तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज यूनिट ऑफ प्रेशर. इज यूनिट ऑफ प्रेशर. इज यूनिट ऑफ प्रेशर. क्लियर है? अब आगे देखिए, केस जो है हर गैस का अलग अलग होगा. नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ केच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस. देखिएगा वैल्यू ऑफ केच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस. अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ KH, वैल्यू ऑफ KH is different for different gas. Is different for different gas. वैल्यू ऑफ KH का वैल्यू जो है डिफरेंट होगा डिफरेंट गैस के लिए. क्लियर है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होगा. सेम गैस का KH वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा. सेम गैस का KH वैल्यू
अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा। यानी वैल्यू ऑफ KH, वैल्यू ऑफ KH of same gas, value of KH of same gas is different for different solvent, is different for different solvent, is different for different solvent। ठीक है, वैल्यू ऑफ KH ऑफ सेम गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर टेम्परेचर ऑफ द गैस सिस्टम बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो KH का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, KH का वैल्यू इंक्रीज करेगा। लिखिएगा वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ KH increases with increase of temperature, with increase of temperature, टेम्परेचर के बढ़ने पर KH का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और बात, अगर हम KH का वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी कि अगर किसी गैस का हायर KH वैल्यू है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, यानी हायर द वैल्यू ऑफ KH लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी। लिखिएगा हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ KH लेसर will be the solubility, lesser will be the solubility, lesser will be the solubility, lesser will be the solubility। देखिए सीधी सी बात है, इसे आप एक्सप्लेन भी कर लें, इसे डिस्कस भी कर लें कि अगर वैल्यू KH का बड़ा है तो क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है। प्रेशर फिक्स है, किसी प्रेशर पर ही बात की जा रही है भाई, किसी प्रेशर पर ही बात की जा रही है ना, तो प्रेशर तो फिक्स है, किसी प्रेशर पर बात कही जा रही है। आपको फार्मूला मालूम है, P इक्वल टू क्या है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये बताइए, अगर मैं इसे फिक्स कर दूं, ये फिक्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इस P के बराबर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, P के बराबर। अब मुझे ये बताइए, प्रेशर कांस्टेंट है, मान लेते हैं सपोज दैट मैंने ले लिया प्रेशर x ATM प्रेशर ले लिया, और इस पर मैं दो गैस लेना चाहता हूं, गैस 1 ठीक है, और गैस 2। इसका KH 1 है, इसका KH 2 है, क्लियर है। और मैं कहूं कि KH1 ग्रेटर देन KH2 है। अब जैसा मैथमेटिकल एनालिसिस कीजिए, P क्या है, फिक्स है। अब मुझे खुद बताइए, P बराबर KH1 काई, ये क्या हो जाए, काई1, P बराबर KH2 काई2, यही हो जाएगा ना। प्रेशर दोनों में फिक्स है और सेम प्रेशर। मुझे बताइए, जरा सोच कर बताइए, KH1 बड़ा है तो काई1 छोटा होगा काई2 से या बराबर होगा? निश्चित रूप से इन दोनों का प्रोडक्ट KH1, और हम लिख सकते हैं चूंकि P बराबर है तो लिख सकते हैं KH1 इंटू काई1 बराबर KH2 इंटू काई2 इफ KH1 ग्रेटर देन KH2। तो ऑटोमेटिक है कि इसका मतलब है काई1 इज लेस देन काई2। काई1 कम होने का मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी कम है। काई1 इज लेस देन काई2, दिस इंप्लाइज इंक्रीज ऑफ KH, solubility decreases,
सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, है कि नहीं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से आपने हेनरी लॉ देख लिया, क्लियर है। हेनरी लॉ के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लिया। अब थोड़ा हम ग्राफ पर भी बात कर लें। ग्राफ की बात कर लीजिए, ग्राफ की बात कर ली जाए। ग्राफ की बात कर ली जाए, अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करें तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों आएगा? क्योंकि फार्मूला है P इक्वल टू KH इंटू काई सॉल्यूट, है कि नहीं। अब बताइए ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? y इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है कि नहीं। इसका यही मतलब हुआ ना। तो निश्चित रूप से ये ओरिजिन से पास करेगा, क्लियर है। आगे देखिए, ये लिख लिया होगा आपने। आगे देखिए P इक्वल टू क्या है? KH। P इक्वल टू क्या है? P इक्वल टू काई सॉल्यूट बराबर KH। तो KH क्या हो गया? स्लोप। क्या हो गया? स्लोप, यानी स्लोप का वैल्यू KH का वैल्यू है। अगर हम KH डिटरमाइन करेंगे तो KH इज इक्वल टू स्लोप, KH इज इक्वल टू स्लोप। KH क्या है? स्लोप है। अच्छा, इस सीधी सी बात है, KH का वैल्यू यानी कि स्लोप का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी। चेक करिए, अगर हम स्लोप बढ़ा दें सेम प्रेशर पर, चेक करिए सॉल्युबिलिटी। प्रेशर फिक्स कर दिया हमने, तो बढ़े हुए जैसे स्लोप बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। स्लोप घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्लियर है ना। भाई फिक्स है प्रेशर। ग्राफ से देखिए, मान लेते हैं ये गैस 1 है और ये गैस 2 है। गैस 1 का ही KH बड़ा था ना, तो निश्चित क्या हो जाएगा? इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका काई 1 है और ये काई 1 है। तो गैस 1 अगर बड़ा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, KH बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल बनाया गया है। न्यूमेरिकल बनाने के बाद अब हम लोग रॉल्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। वेपर प्रेशर होते हुए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हुए बढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट सीरीज में, VSTH 20 में, क्लियर है। मैं फिर एक बार बता दूं कि आप हमेशा एक से अधिक वीडियो देखिए। वीडियो छोटा छोटा बनाया गया है, आपके सहूलत के लिए बनाया गया है। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए, रेकमेंड कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे।